हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल सॉल्व सीटेट पेपर 1 8 दिसंबर 2019 सीडीपी पेपर सॉल्व। लेट्स सॉल्व दिस पेपर। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? चाइल्ड सेंटर पेडागोगी प्रमोट्स बच्चों की अनुभवों को प्रमुखता देना। यंत्रवत याद कराना, ये दीजिए नेगेटिव टैग वर्ड, ये नेगेटिव टैग वर्ड है तो हमें यंत्रवत याद करने पर जोर नहीं देना। योग्यता के आधार पर विद्यार्थी को नॉमिनेट करना, वर्गीकरण करना, ये नेगेटिव टैग वर्ड है कि हमें बच्चे को नॉमिनेट नहीं करना है। उनकी कैपेसिटी के आधार पर, उनकी एबिलिटी के आधार पर वर्गीकरण नहीं करना है, बच्चों को क्लासीफाई नहीं करना है। उनकी एबिलिटी के आधार पर, उनके मार्क्स के आधार पर हमें बच्चों को क्लासीफाई नहीं करना है। नेगेटिव टैग वर्ड आप पढ़ चुके हैं। केवल टेक्स्ट बुक पर निर्भर रहना तो केवल नेगेटिव टैग वर्ड है। अगर पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित लिखा होता तब तो ठीक है, लेकिन केवल लिखा है, केवल आप टेक्स्ट बुक पर ही निर्भर रहेंगे नहीं, आप तो टीएलएम का भी यूज़ कर सकते हैं क्लास में, तो ये सही नहीं है। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, हमें बच्चों के एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी देनी है। गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से, इमोशन एंड कॉग्निशन आर ईच अदर इंटर वुमेन विद। सन्निहित है एक दूसरे में, क्या इंटर वुमेन है? सन्निहित हैं। स्वतंत्र हैं, पूर्णतः अलग हैं, संबंधित नहीं है, नहीं सन्निहित है एक दूसरे से, रिलेटेड है एक दूसरे से, सन्निहित है। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से इन द कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्राइमरली। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। अनुबंधन द्वारा अर्जित है, यंत्र पर याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है, नहीं, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क में लर्निंग जो होती है वो मीनिंग मेकिंग पर केंद्रित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सृजनात्मक सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बार बार याद करने के लिए एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, बच्चों को दंडित करना चाहिए, बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। तो उसे क्या करना चाहिए? प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। शुड बी चैलेंज बाई प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जाम्पल्स। बच्चों को दंडित करना चाहिए, नेगेटिव टैग वर्ड है, हमें बच्चों को पनिशमेंट नहीं करना है, बच्चों को इग्नोर नहीं करना है, नेगेटिव टैग वर्ड है। बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, नहीं, बच्चों को बार बार याद करने पर बल नहीं देना है, फोर्स नहीं करना है, इट इज ए नेगेटिव टैग वर्ड। हमें रिपीटिव मेमोराइजेशन, इट इज ए नेगेटिव टैग वर्ड। तो क्या करना चाहिए? शुड बी ए चैलेंज बाई प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जाम्पल। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। बच्चों के अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार रिवार्ड देना, दंड करना से क्या प्रभाव पड़ता है? जब आप बच्चा लर्निंग कर रहा है तो आप लगातार उसे रिवार्ड दे रहे हैं, दंड दे रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं। अगर बच्चा गलती कर रहा है तो उसे पनिशमेंट दे रहे हैं, अगर बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है तो आप बार बार रिवार्ड दे रहे हैं। इससे बच्चे में नेचुरल लर्निंग की प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम हो जाएगी, भारी अभिप्रेरणा कम होगी, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। ये बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, नहीं। अधिगम में बच्चों की जो नेचुरल इंटरेस्ट है तथा जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी है, वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि बच्चा क्या होगा? बच्चा रिवार्ड के लिए पढ़ेगा, रिवार्ड के लिए पढ़ेगा। और जब दंड देंगे बच्चे को तो वो क्या करेगा? दंड देंगे तो उसमें नेचुरल अभिरुचि है, सीखने की प्रोसेस है, उससे उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, वो डर जाएगा। तो अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम हो जाएगी, इसलिए हमें ये सब नहीं करना है। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही है? अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया नहीं, हमें ये नेगेटिव टैग वर्ड्स है। अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया नहीं, हमें मेमोराइजेशन, रिकॉल नहीं कराना, नेगेटिव टैग वर्ड है। अधिगम आवर्ती संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, ये भी ठीक नहीं बेटा। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाई एक्टिव इंगेजमेंट। संरचनावादी ढांचा इन कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क ये कहता है कि बच्चा एक्टिव हो, बच्चे की लर्निंग हो, बच्चा सक्रिय हो। तो अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है कि बच्चा इन्वॉल्व हो, बच्चे को इन्वॉल्व करना है, बच्चा खुद खोजे, खुद अपने ज्ञान का निर्माण करे, अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे। तो अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाई एक्टिव इंगेजमेंट। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने से क्या परिणाम है? प्रेजेंटिंग स्टूडेंट विद क्लियर एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स। तो क्या करना है कि अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावशाली तरीका है। यस, विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है, ये तो सही नहीं है। ये अवधारणा की समाज में अभाव पैदा करता है, नहीं, नेगेटिव। ये अवधारणात्मक समझ की बजाय कार विधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है, ये भी सही नहीं है। तो विद्यार्थी को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने से अवधारणा परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है।
इज एन इफेक्टिव वे टू एनकरेज कॉन्सेप्चुअल चेंज लाने के लिए एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स दोनों दिए जाने चाहिए। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को प्रभावशाली, एक प्राइमरी टीचर एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है, किस तरह से आप चाहते हैं, किस तरह से वो मोटिवेट कर सकती है। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके हमें बच्चों के गलत उत्तरों को अस्वीकार नहीं करना है, उन्हें इग्नोर नहीं करना है और बच्चों को गलत उत्तरों के लिए पनिशमेंट नहीं देना है। नेगेटिव टैग वर्ड है, बच्चों को सैद्धांतिक अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इनिशिएटिव गेसेज एंड देन ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑन द सेम। यस, हमें बच्चों को ब्रेन स्टॉर्मिंग लगाने के लिए फोकस करना चाहिए, तो बच्चों को सैद्धांतिक अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। ये सही है आपका बेटा। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक रिवार्ड देना नहीं, बच्चे के छोटे छोटे कार्यों के लिए आप उन्हें रिवार्ड दे रहे हैं तो उसमें नेचुरल, अभी आप पढ़ चुके, नेचुरल अभिरुचि सीखने के प्रति उनकी नेचुरल जो अभिरुचि है वो खत्म हो जाएगी, नेचुरल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, तो हमें भौतिक पुरस्कार नहीं देना है। केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देना, तो इसमें लिखा है ओनली आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, तो हमें केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर महत्व एवं देना, ये सही नहीं है। बच्चों के सैद्धांतिक अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। निम्न में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो शारीरिक दंड, हमें बच्चों को कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं देना है, नेगेटिव टैग वर्ड है। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, हमें बच्चों का कॉम्परेटिव इवैल्यूएशन नहीं करना है, हमें बच्चों को कांस्टेंट कॉम्परेटिव इवैल्यूएशन नहीं करना है, बच्चों को तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं करना है, नेगेटिव टैग वर्ड है। सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण सतत एवं समग्र मूल्यांकन, इट इज ए पॉजिटिव टैग वर्ड्स है कि आपको कोऑपरेटिव लर्निंग करवानी है, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण देना है बच्चे को, और बच्चे का कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव CC इवैल्यूएशन करना है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन करना है। तो सेकंड थर्ड ऑप्शन आपके सही हैं। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार से सहज कर सकते हैं? एक व्याख्यान देकर प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं, छोटी क्लास के बच्चे, तो हमें लेक्चर मेथड के द्वारा नहीं पढ़ाना है, नेगेटिव टैग वर्ड है। प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करना, हमें बच्चों को कॉम्पिटिटिव इवेंट्स नहीं, हमें कॉम्पिटिशन नहीं कराना है, कॉम्पिटिटिव इवेंट्स की व्यवस्था नहीं करनी है, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड्स है। लेक्चर नहीं देना है, छोटी क्लास के बच्चे हैं। बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा नहीं, मैकेनिक ड्रिल का यूज़ नहीं करना है, रिपीटेटिव मैकेनिक ड्रिल, ये छोटी क्लास के लिए ठीक नहीं है। तो यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, तो बार बार यांत्रिक अभ्यास कराना नेगेटिव टैग वर्ड है। तो आपको क्या कराना है कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? अन्वेषण, खोज के द्वारा एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके उन्हें अपॉर्चुनिटी देकर, डिस्कशन के लिए और एक्सप्लोरेशन के लिए उन्हें अपॉर्चुनिटी दे। व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? जो बच्चों की आपने CDP साइकोलॉजी में आपका एक चैप्टर है इंडिविजुअल डिफरेंस, तो आपकी व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? आपका दोस्त और आप दोनों के अंदर कुछ ना कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, तो वो किसके कारण है? आपके टीचर्स हैं, आपके आसपास के बच्चे हैं, आप एक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न होता है, तो क्यों भिन्न होता है? पर्यावरणीय प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति कोड के द्वारा, या आनुवंशिक एवं पर्यावरण के बीच जटिल परस्पर किया गया। आपके अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेज है वो किसके कारण होता है? आपकी आनुवंशिकता के और पर्यावरण दोनों के कारण होता है। केवल आनुवंशिकता के कारण नहीं होता है, केवल पर्यावरण के कारण नहीं होता है, वो आपकी आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के बीच जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम होती है। द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड द एनवायरमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सी है जो सेकेंडरी समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस, प्रभार एवं पास पड़ोस, प्रभार एवं मीडिया। इसने सेकेंडरी एजेंसी पूछी है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी आपका, जिससे समाजीकरण की एजेंसी कौन सी है? वे विद्यालय एवं मीडिया है। कि परिवार आपका प्राइमरी, परिवार पास पड़ोस आपकी प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी है। परिवार आपकी प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी है और पास पड़ोस आपकी प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी है। विद्यालय एवं मीडिया आपकी सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी है। कि आप विद्यालय में सबसे पहले आप जन्म लेते हैं परिवार में, तो उसमें आपका सबसे पहले समाजीकरण होता है। फिर आप अपने स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, मीडिया में, तो वो आपका सेकंड सोशलाइजेशन, वहाँ पे आपके दोस्त मिलते हैं, आपके टीचर मिलते हैं, वहाँ आपका समाजीकरण हो रहा है। तो विद्यालय में मीडिया आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी है। निम्नलिखित अवधि में से किस में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स अकर एट ए रैपिड पेस?
मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्कता, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। किस में शारीरिक वृद्धि, आपकी किस स्टेज में शारीरिक वृद्धि विकास तीव्र गति से होता है? विकास की अवस्थाएं हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो किसमें आपकी फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट तीव्र गति से घटित होता है? आपकी शैशवावस्था, आपकी इन्फेंसी स्टेज एंड अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था। आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड में आपका सबसे ज़्यादा विकास तीव्र गति से घटित होता है, आपकी ग्रोथ तेजी से होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? आपकी डेवलपमेंट थ्योरी नहीं है। निम्न में से कौन सी विच नॉट द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, कौन सा नहीं है? विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, ये सही नहीं है। विकास के सिद्धांत कौन से आपके? विकास परिवर्तित होता है, डेवलपमेंट इज द मॉडिफिएबल। आपका डेवलपमेंट चेंज हो सकता है, मॉडिफिएबल है कि आपका विकास जिस तरह से आपको इन्वायरमेंट मिलेगा वैसे वैसे आपका विकास होता चला जाएगा। विकास जीवन पर्यंत होता है, हाँ आपका बच्चे का विकास जीवन पर्यंत होता रहता है। वृद्धि रुक जाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, हाइट रुक जाती है, लेकिन उसका विकास हमेशा होता रहता है, वो हमेशा जीवन पर्यंत लाइफ टाइम सीखता रहता है। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। हाँ बच्चा का जो विकास है, डेवलपमेंट, उसकी हेरिडिटी कैरेक्टर, उसके पेरेंट्स के द्वारा जो हेरिडिटी कैरेक्टर मिलते हैं उसके द्वारा, और जो इन्वायरमेंट है, उसके आसपास का इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उस दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। जैसे उसे स्कूल मिलेगा, समाज मिलेगा, वैसे ही बच्चे का विकास होगा। तो विकास में से कौन सा सही नहीं है? इसमें पूछा है कि विकास का सिद्धांत नहीं है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। ये इसमें लिखा है कि सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, ये सही नहीं है। सांस्कृतिक संदर्भ तो विकास को प्रभावित करते हैं, अगर आपकी जैसी कल्चर होगी आप वैसे ही बन जाएंगे, इसलिए वो सही नहीं था बेटा। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, ये किसका उदाहरण? जेंडर समता, जेंडर समरूपता, जेंडर पहचान, जेंडर पक्षपात। ये जेंडर पक्षपात का उदाहरण, जेंडर बायस का उदाहरण है। कि आपने देखा है कि टीचर क्या कर रहा है, लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान दे रहा है, और तो ये जेंडर वाइज कर रहा है। टीचर क्या कर रहा है? जेंडर वाइज कर रहा है। बच्चों में जेंडर रूढ़वादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए इनमें से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करना, डिस्कशन अबाउट जेंडर वायस। निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक व सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? लेव वाइगोस्की ने। जीन पियाजे ने? नहीं, जीन पियाजे ने आपका कॉग्निटिव थ्योरी दी है। लॉरेंस कॉल्बर्ट ने आपकी नैतिक सिद्धांत दिया है। जॉन बी वॉटसन। लेव वाइगोस्की? नहीं, लेव वाइगोस्की ने सोशियो कल्चर थ्योरी दी थी आपकी। तो इसमें लिखा है कि सोशल एंड कल्चर कॉन्टेंट्स ऑन देयर थिंकिंग, लेव वाइगोस्की। किस मनोवैज्ञानिक ने? लेव वाइगोस्की ने बच्चों के ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक व सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया है कि लेव वाइगोस्की ने कहा था बच्चों के चिंतन पर उसके समाज का, उसकी कल्चर का प्रभाव पड़ता है, लेव वाइगोस्की ने कहा था। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज, जैसे कि मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जन्म पूर्व अवधि या प्रारंभिक बाल्यावस्था। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था। सबसे सेंसिटिव स्टेज कौन सी है बेटा भाषा के बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए? अर्ली चाइल्डहुड। द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज द अर्ली चाइल्डहुड। निम्न में से कौन सी लॉरेंस कॉल्बर्ट के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? मूल संख्यात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता व्यवस्था या प्रसुप्ति अवस्था या सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास? सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। लॉरेंस कॉल्बर्ट के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की, मोरल डेवलपमेंट की एक अवस्था है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। जैसे द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, मूल संख्यात्मक अवस्था किसने दी थी? पियाजे ने। इंडस्ट्री वीएस इन्फ्रास्ट्रक्चर एरिक्सन ने दी थी। तो आपकी द सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंधन अभ्यास, लॉरेंस कॉल्बर्ट की नैतिक विकास की एक अवस्था है। निम्नलिखित बिहार में से कौन सी जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूल संख्यात्मक अवस्था को विशेषित करता है? जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूल संख्यात्मक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को विशेषित करता है। आस्थगित अनुकरण, पदार्थ सहित प्रतीकात्मक खेल, विचारों की निर्भरता, परिकल्पना, निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार या संरक्षण या कक्षा समावेशन। मूल संख्यात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है? संरक्षण करने लगता है, कक्षा समावेशन, उसमें कंजर्वेशन करने लगता है, क्लास इंक्लूजन करने लगता है। मूल संख्यात्मक अवस्था में बच्चा जीन पियाजे ने अपनी 4 स्टेज दी हैं। तो मूल संख्यात्मक अवस्था में कौन सी अवस्था है? संरक्षण और कक्षा समावेशन आ जाता है बच्चे में।
बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में से कौन सी पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्था है? अनुबंधन, प्रबलन, अवलोकन, अधिगम। कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट, ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग। नहीं। संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में से कौन सी पियाजे की संरचना है? पियाजे ने स्कीमा दी है, पियाजे की स्कीमा थ्योरी है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इनमें से कौन सी पियाजे की संरचना है? स्कीमा। Which of the following is a Piaget construct in a construct of cognitive development of children? Schemas, reinforcement Skinner, conditioning Pavlov ने दी थी। तो स्कीमा है। जिक्सॉ पहली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, ये वाला नहीं, वह स्वयं से बात कर रही है, वह किसी और को नहीं बता रही है अपने व्यूज़ को, वो खुद से बात कर रही है कि 5 वर्ष की नजमा किसी पजल को सॉल्व करते समय कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे ये जूता पूरा बन जाए। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह से संबोधित करते हैं? दिस काइंड ऑफ टॉक इज रेफर्ड टू बाई वाइगोस्की एज पाठ ढांचा, आत्मकेंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, स्कैफोल्डिंग, ईगोसेंट्रिक स्पीच, ए टॉक अलाउड या प्राइवेट स्पीच। वाइगोस्की से प्राइवेट स्पीच कहेगा, स्वभाषा या निज भाषा कहेगा। लेकिन जीन पियाजे से क्या कहेगा? जीन पियाजे इसे ईगोसेंट्रिक कहेगा। जीन पियाजे इसको क्या कहेगा? जब बच्चा खुद से बात कर रहा है, अपने कार्य को दिशा देने के लिए खुद से बात कर रहा है, तो जीन पियाजे तो ईगोसेंट्रिक कहेगा कि जब आपने देखा छोटे छोटे बच्चे खुद से बात करते हैं। हाँ, लेकिन वाइगोस्की तो उसे क्या कहता है? प्राइवेट स्पीच कहता है, और जीन पियाजे उसे ईगो सेंट्रिक कहता है। जब बच्चा खुद से बात कर रहा है अपने आप से, अपने कार्यों को दिशा देने के लिए, तो जीन पियाजे ईगो सेंट्रिक कहता है, जबकि वाइगोस्की उसे प्राइवेट स्पीच कहता है, व्यक्तिगत वार्ता कहता है। तो आपका ये ऑप्शन सही है। बच्चों को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, इनमें से किसका उदाहरण है? पाठ ढांचा, इसका फोल्डिंग का उदाहरण है आपका। जैसे कि बच्चों को मोर नॉलेजेबल अदर, स्कैफोल्डिंग, प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग। तो मॉडलिंग, स्कैफोल्डिंग, रीइंफोर्समेंट, कंडीशनिंग, गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रंस एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड इन एन एग्जाम्पल्स ऑफ। बच्चों को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, निम्न में से किसका उदाहरण है? स्कैफोल्डिंग का उदाहरण है। जेपीडी मॉडल बाई वाइगोस्की, तो उसमें स्कैफोल्डिंग आता है कि बच्चे को सहयोग दे रहे हैं, आप कॉर्पोरेट कर रहे हो, बच्चे को सहयोग दे रहे हैं, जब तक सीख नहीं जाता है। बच्चों को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, इनमें से किसका? आपने बच्चे की हेल्प कर दी है, तो सपोर्ट दे दिया आपने बच्चों को, व्हेन नीडेड, जब उसे आवश्यकता है। तो इसे किसका उदाहरण है? पाठ ढांचा का उदाहरण है, इसका फोल्डिंग का उदाहरण है। रूही हमेशा समस्या के लिए एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, एक से अधिक सॉल्यूशन सोचती है, किसी की प्रॉब्लम के बारे में एक से अधिक सॉल्यूशन के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? जैसे अनमेक विचारक, आत्मकेंद्रित विचारक, सृजनात्मक विचारक, अभिसारक विचारक। वह सृजनात्मक विचारक, क्रिएटिव थिंकर है। जब क्रिएटिव थिंकर है, क्योंकि क्रिएटिव थिंकर इसलिए है क्योंकि वो एक ही प्रॉब्लम के एक से ज़्यादा सॉल्यूशन देती है। किसी भी मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो एक से अधिक मेथड बता देती है, तो वो क्रिएटिव थिंकर है। बच्ची कैसी है आपकी? क्रिएटिव है। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ असेसमेंट शुड बी। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उन्हें नॉमिनेट करना। नहीं, बच्चों के प्राप्तांकों के आधार पर हमें बच्चों को नॉमिनेट नहीं करना है, बच्चों को नॉमिनेट नहीं करना है, बच्चों को क्लासीफाई नहीं करना है उनके प्राप्तांक के आधार पर, स्कोर के आधार पर। बच्चों को, ये नेगेटिव टैग वर्ड है कि बच्चे के स्कोर के आधार पर आप उसे नॉमिनेट करें, क्लासीफाई करें, नहीं। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, नहीं, हमें बच्चों को पास फेल घोषित नहीं करना है। ग्रेड रैंकिंग, ये नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं कि उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करना, नहीं। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, नहीं, हमें बच्चों को फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं करना है। इससे बच्चे पे क्या होगा? नेगेटिव इम्प्रेस पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। संबंधित तो क्या करना है आपको? आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी। आपने जो बच्चे को असिस्ट किया है, बच्चे का आपने अपने क्लास में पढ़ा दिया, फिर आपने उसको बच्चे का असेसमेंट किया, आकलन किया, तो उसका क्या उद्देश्य है? संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना है। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कन्फ्यूजिंग अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट। जब टीचर ने क्लास में बच्चों को पढ़ा दिया, उसके बाद वह बच्चों का आकलन कर रही है, तो इसका ये उद्देश्य है कि वो बच्चे को क्या कर रही है? बच्चे की कमजोरियों का पता कर रही है कि बच्चे को कहाँ वीक पॉइंट है, बच्चे का कहाँ कमजोरी रह गई, बच्चे की कहाँ टीचर की कमी रह गई, तो उसको वो दूर कर सकती है। अपने संबंधित अवधारणाओं के बारे में और बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना है कि बच्चे को कहाँ कमी रहेगी, कहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है बच्चे को, तो उसकी क्लैरिटी को समझना एंड कन्फ्यूजन अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट?
बुद्धि एकात्मक कारक तथा एकाकी विशेषक है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीय परीक्षाओं के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया सकता है। ये तो सही नहीं है, सटीक रूप से मापा ये नेगेटिव टैग वर्ड है। और बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय निर्धारित हो जाती है, से ही निर्धारित होती है, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। बुद्धि एकात्मक कारक तथा एकाकी विशेषक है, तो ये नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। बुद्धि क्या है आपकी, बुद्धि के बारे में सही है, बुद्धि बहुयामी है। बुद्धि आपकी मल्टी डायमेंशनल है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। Intelligence is a multi-dimensional and a set of complex abilities. It is a correct option. Intelligence is a multi-dimensional and a set of a complex abilities. पठन वैफल बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रंस विद डिसलेक्सिया इंक्लूड्स। आप पढ़ चुके हैं डिसलेक्सिया क्या होती है? पढ़ने में अक्षमता, जब बच्चे को पढ़ने में कठिनाई महसूस हो रही है तो उसे क्या कहते हैं? पठन वैफल। बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, वह बच्चा रीड फ्लुएंटली नहीं पढ़ पा रहा है तो इसी को आप क्या बोलेंगे? डिसलेक्सिया। इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता ही आपकी डिसलेक्सिया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्न से किस पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत पर, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अवृत्ति, या मुख्य व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था करा के अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, या अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है? तो उनमें से शिक्षा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में उल्लेख की गई समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन की अवधारणा निम्नलिखित किस पर आधारित है? अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। इट इज़ ए राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, ये आपका राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव्स है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, जैसे कि इन अ सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू ए डेप्राइव्ड ग्रुप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये टीचर शुड, तब टीचर को क्या करना चाहिए जब वो देखता है क्लास में बच्चे पार्टिसिपेट कम कर रहे हैं तो इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम कर लेना चाहिए? नहीं। इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए? नहीं। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए? जो बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं क्लास में उन्हें विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए? नहीं। उन्हें इग्नोर करना चाहिए और जैसी स्थिति है वैसे स्वीकार कर लेनी चाहिए? नहीं। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम कर लेना चाहिए? नहीं। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। आपने देखा बच्चों का पार्टिसिपेट कम कर रहे हैं, बच्चे एक्टिव कम हो रहे हैं, आपने क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसमें वो पार्टिसिपेट कम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, थोड़ा कम इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? अपने टीचिंग मेथड को चेंज करना चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए, शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए नए तरीके ढूंढने चाहिए कि बच्चा पार्टिसिपेट करे, बच्चा भी इन्वॉल्व हो, हर बच्चा इन्वॉल्व हो आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो आपको क्या करना चाहिए? अपनी टीचिंग मेथड्स को इवेल्यूएट करना चाहिए, अपनी शिक्षा पद्धति पर विचार करना चाहिए, बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए न्यू मेथड्स को ढूंढने चाहिए, न्यू तरीके ढूंढने चाहिए, अपनाने चाहिए। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजना को क्या करना चाहिए? आपको इंक्लूसिव एजुकेशन का वो चैप्टर्स है वो पढ़ना चाहिए। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, तो एक समावेशी कक्षा में टीचर को क्या करना चाहिए? सक्रिय रूप से तैयार रहना चाहिए। समावेशी शिक्षा कहती है कि एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजना को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, नेगेटिव टैग वर्ड है कि हतोत्साहित करना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, नहीं। एक समावेशी कक्षा में टीचर को विशिष्ट शैक्षिक योजना को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। शुड एक्टिवली प्रिपेयर। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।